तरह का ही एक्सपेंस जाता है। तो ये सारे खर्चे कहाँ जाते हैं? P&L डेबिट। अब इसके साथ एक और खर्चा होता है ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड का गम्मत कैसा है? ट्रेड में भी यही टाइप का स्मॉल एक्सपेंस होता है, स्मॉल वाला, ठीक है। बट अगर प्रॉब्लम में आपके पास जनरल एक्सपेंस है एंड ट्रेड एक्सपेंस है, दोनों है, तो जनरल में तो ऑफिस का छोटा खर्चा हुआ, तो फैक्ट्री का भी छोटा खर्चा हो सकता है। ट्रेड सब्सक्रिप्शन वगैरह के छोटे खर्चे होते हैं मेंबरशिप मेंटेन करने के, तो फैक्ट्री का छोटा खर्चा किस में रहेगा? ट्रेड में। तो जनरल एक्सपेंस के साथ ट्रेड एक्सपेंस दिया है, तो जनरल जाएगा P&L में और ट्रेड जाएगा ट्रेडिंग में। बट ये जनरल के साथ दिया है, या ऑफिस के साथ ट्रेड एक्सपेंस दिया है, या सन्ड्री के साथ ट्रेड, या एडमिन के साथ ट्रेड, या मिसलेनियस के साथ ट्रेड, ये दोनों खर्चे सब में है, तो ये 5 तो P&L में जाएंगे, ये कहां जाएगा? ट्रेडिंग। लेकिन ये पांचों में से एक भी नहीं है, तो हम लोग और सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि इसमें छोटे खर्चे हैं, लेकिन फैक्ट्री के नहीं, ऑफिस, क्योंकि छोटा खर्चा ज्यादा होता कहां पे? ऑफिस। तो अगर इन पांचों में से कोई भी हेड नहीं है, तो ट्रेड एक्सपेंस में अज्यूम करना है कि छोटा खर्चा फैक्ट्री का नहीं है, किसका है? ऑफिस का, तो वो जाएगा P&L। इसलिए उधर स्टार मार्क करके लिखा हुआ है ट्रेड एक्सपेंस के बारे में। उसका एक्सप्लेनेटरी पॉइंट पीछे मिलेगा आपको, नीचे मिलेगा शायद, हाँ पिछले पेज पे मिलेगा। पॉइंट नंबर 5, P&L का बॉक्स पहला वाला देखा ना, तो उसका पॉइंट नंबर 5 होता है। If either office, general, sundry, miscellaneous, administration expenses are given, then trade expenses will come in trading. However, if none of them are given, then they will come in। मतलब फंडा बड़ा सिंपल है कि गोसैम दिया है, उसके साथ ट्रेड दिया है, तो ट्रेडिंग में जाएगा, और गोसैम का कोई आइटम नहीं है तो P&L। समझा? गोसैम हमेशा P&L में ही जाएगा, ये 5 पांडव हमेशा P&L में, बट इनके साथ अगर ट्रेड एक्सपेंस आया तो ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग, और इनके बगैर अगर खाली ट्रेड एक्सपेंस आया तो P&L। एग्जाम्पल, सब में दिया है ऑफिस एक्सपेंस 5000, ट्रेड एक्सपेंस 4000, तो ऑफिस एक्सपेंस P&L में जाएगा, ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा। बट सब में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस दिया है 4000, तो वो P&L में जाएगा। समझा? ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली कुछ काम का। प्रैक्टिकली आपको पता है क्या प्रोडक्शन परचेज रेट है, डाल दो ट्रेड, नहीं तो P&L में डाल, सिंपल एज दैट। ओके, पांडव समझे? इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? गोसैम याद रहेगा। व्हाट इज G, व्हाट इज O, व्हाट इज S, 5 में से रैंडम कुछ भी हो सकता है, जनरल एंड ट्रेड रह सकता है। अब जनरल एक्सपेंस अलग, ट्रेड एक्सपेंस अलग, ऑफिस एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, ऐसा अलग अलग दिया है। या तो फिर गोसैम का कोई आइटम नहीं रहेगा, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस रहेगा। सिर्फ ट्रेड दिया तो कहाँ जाएगा? P&L। और किसी के साथ ये भी और ये भी है, वो P&L ये ट्रेडिंग। इज इट क्लियर? गोसैम हमेशा P&L, ट्रेड पार्टी बदल, डेप्रीसिएशन हमेशा P&L, वेयर हाउस रेंट और चार्ज, इसमें स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। सुनो, ध्यान से सुनो। हम लोग सेमी मैन्युफैक्चरर है, मतलब लोग माल खरीदते प्रोसेस करके बेचते हैं, बेसिकली ट्रेडर्स हम लोग। वी आर ट्रेडर्स बेसिकली, लाइक जेठालाल गड़ा। तो हमारा वेयर हाउस या हमारा गोडाउन किसके लिए इस्तेमाल होता है पता है? स्टोरेज के लिए। कौन से स्टोरेज के लिए? जो बेचने से पहले माल रखा हुआ है ना। जेठालाल को टीवी बेचना होता है उससे पहले कहाँ पड़े होते हैं? गोडाउन। फ्रिज बेचने होते हैं उससे पहले पड़े होते हैं गोडाउन। तो हमारा गोडाउन, हमारा वेयर हाउस काय के लिए यूज होता है? बिफोर सेल का माल रखने के लिए, बिफोर सेल का माल। तो इट इज एन एक्सपेंस रिलेटेड टू सेल, सो हेंस इट विल गो टू P&L डेबिट। तो गोडाउन चार्जेस, गोडाउन रेंट, वेयर हाउस चार्जेस, वेयर हाउस रेंट, दे ऑलवेज गो टू P&L बिकॉज एक्सपेंस रिलेटेड टू सेल है। हाँ, अगर हम प्रॉपर मैन्युफैक्चरर होते तो रॉ मटेरियल खरीदते, प्रोडक्शन करते और फिर माल बेचते, तो रॉ मटेरियल रखने के लिए गोडाउन लगते, तो वो मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंस हुआ। बट हम लोग मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, हम लोग रॉ मटेरियल के लिए गोडाउन यूज नहीं करते। किसके लिए करते हैं? फिनिश्ड गुड्स के।
माल बेचने से पहले रखने के, जैसे अमेजोन गोडाउन यूज करता है, भिवंडी में अमेजोन के गोडाउन है, फ्लिपकार्ट के गोडाउन है, काय के लिए यूज होता है? आपके यहाँ पे आता है ना मैसेज, भिवंडी गोडाउन में आ गया, फिर यहाँ पे आता है बॉम्बे। सेल से पहले स्टोरेज रखने के लिए आपके पास पड़ा हुआ है। इज इट क्लियर? सो सेल रिलेटेड एक्सपेंस हमेशा किधर जाएगा? पीएनएल। गोडाउन वेयर हाउस हमेशा पीएनएल। ओके, सेल का एक्सपेंस, नॉट ऑफ परचेज ऑफ प्रोडक्शन। बाद में तो लॉसेज आपको मैंने बोला, लॉस बाय फायर, फ्लड, थेफ्ट एंड डिस्काउंटिंग चार्जेस, ये भी आपका पीएनएल। डिस्काउंटिंग चार्जेस बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है, फाइनल इंटरेस्ट के जैसा। डिस्काउंट इज लाइक इंटरेस्ट, so that will all go to P&L, all losses will go to P&L, indirect expense। समझ में आई लिस्ट डेबिट वाले? बेसिक फंडा क्या है? नॉट रिलेटेड टू परचेज या प्रोडक्शन। दूसरा हिंट है, ऑफिस का होगा, सेलिंग का होगा और फाइनेंस का होगा। बेटर? इनकम साइड देखो, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड कौन से इनकम्स पीएनएल में जाते हैं? एनी डैम इनकम अपार्ट फ्रॉम, आंख बंद करके, इंटरेस्ट रिसीव्ड पीएनएल, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, डिस्काउंट रिसीव्ड, सारा इनकम ग्रो। अगर सेल का इनकम नहीं, उसको छोड़ के जो इनकम हुआ सारा का सारा पीएनएल क्रेडिट। देखते जाओ, इनकम, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, मिसलेनियस रिसीव्ड, अप्रिसिएशन। व्हाट इज अप्रिसिएशन? ऑपोजिट ऑफ डेप्रिसिएशन। एक ही एसेट होता है बिजनेस में जो अप्रिशिएट होता है, लैंड। बिजनेस में लैंड, प्रॉपर्टी। बैड डेट्स रिकवरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, डिविडेंड, सेल ऑफ स्क्रैप। व्हाट इज सेल ऑफ स्क्रैप? भंगार, कचरा, क्रॉकरी, रद्दी बेच के जो इनकम हो रहा है। ऑल दीज आर मेन इनकम और एंसिलरी इनकम, so they will be transferred to P&L. I'll give you 5 minutes. Look at the format of P&L. What is the final result of P&L? Net profit or net loss. अच्छा, 1 मिनट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, फिर देखो फॉर्मेट। If credit of P&L is greater than debit side, we make net profit and vice versa. Indirect expenses are all those expenses which are either incurred at office or sale of goods or administration. ये भी है उसमें, फाइनेंस भी है, ऑफिस सेलिंग फाइनेंस। उधर चाहिए तो लिख लो फाइनेंस। इफ ओनली रेंट, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी इज गिवन, विल अज्यूम देम टू बी इनडायरेक्ट। इसका मतलब क्या? ऑफिस या फैक्ट्री, हम लोग ऑफिस। हाँ, रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी किसका अज्यूम करना है? ऑफिस का। बट फैक्ट्री, रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी है तो ट्रेड। सिर्फ रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी तो पीएनएल। फोर्थ वाला देखो, गम्मत है। If only rent, commission, interest or discount are given, we take them as expenses if given on the debit side of trial balance, and income if given on the credit side of trial balance. मुझे बताओ, सिर्फ रेंट दिया है तो क्या अज्यूम करना है? रेंट पेड की रेंट रिसीव? पेड। इंटरेस्ट दिया है, पेड। डिस्काउंट अलाउड, कमीशन पेड। तो रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन एंड डिस्काउंट ये दोनों होते हैं, एक्सपेंस भी होता है, इनकम भी होता है। बट कुछ नहीं दिया तो क्या अज्यूम करें? एक्सपेंस। एक्सपेंस और जाएगा पीएनएल। लास्ट वाला तो गोशाम बताया था मैंने, ट्रेड एक्सपेंस का। गिव यू 5 minutes, go through the format, go through the points. If you have any doubt, please ask. रट्टा नहीं मारना है, समझना है। एक महामंत्र याद रखना है, पीपी, प्रोडक्शन एंड परचेज। इससे रिलेटेड एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग, नहीं है तो पीएनएल। बोलो। Assets and liabilities. Balance sheet. Which receivable are asset like debtors. Which payable are liability like creditors. लेना बाकी है, देना बाकी है, assets and liabilities. वो बैलेंस शीट। ए भाई, इधर भी बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑडिट फीस इज सीए की फीस। लिख लो पेंसिल से, बाजू में लिखो। जो समझ में नहीं आया, डाउट आइटम लिखो, पेंसिल से लिख दो वहां पे। ऑडिट फीस सीए का फीस है। व्हाट आर क्लियरिंग चार्जेस? इंपोर्ट रिलेटेड, कस्टम क्लियरेंस। व्हाट आर फॉरवर्डिंग? एक्सपोर्ट रिलेटेड। क्लियरिंग आर इंपोर्ट, फॉरवर्डिंग आर एक्सपोर्ट। डिस्काउंटिंग चार्जेस 12th में आएगा, रिलेटेड टू बिल डिस्काउंटेड, डिसऑनर्ड।
डेटर से बिल आया, मेरे को अर्जेंट पैसे का जरूरत था, 50,000 का बिल दिया, 49 ले लिया, 1,000 रुपया पे किया, लाइक इंटरेस्ट। डिस्काउंटिंग चार्जेस आर लाइक इंटरेस्ट, फाइनेंस एक्सपेंस, बैंक का एक्सपेंस। प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब जो वेजेस वर्कर को दिया जाता है जो फैक्ट्री में, वो प्रोडक्टिव वेज। अनप्रोडक्टिव वेजेस मतलब वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो ऑफिस में काम करता है लेकिन एम्प्लॉय नहीं है, वर्कर है, साफ सफाई के लिए रखा है, सामान हेरा फेरी के लिए रखा हुआ है, महीने में 4 दिन आता है, 5 दिन आता है, डेली बेसिस पे उसको पैसा देते हैं, दैट इज अनप्रोडक्टिव वेजेस। या फिर फैक्ट्री में भी घूमता रहता है बट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो फैक्ट्री का मशीन क्लीनिंग के लिए रखा हुआ है, मेंटेनेंस के लिए रखा हुआ है, दे आर अनप्रोडक्टिव। उसको पैसा नहीं दोगे, कम दोगे, अकाल भी दोगे तो आपका प्रोडक्शन अटकने वाला नहीं, ऐसा अनप्रोडक्टिव। करो फटाफट, ध्यान से करो। ये जंगली डिवाइस करने के लिए नहीं है ट्रेन किया, क्रिकेट खेलने भाग गया, बोलता हूँ मम्मी को। सर आया था सर फ्रेंड्स नहीं गया, फ्रेंड्स किया, उसमें भी आधा घंटा जल्दी निकल गया, बोलते हैं आपको प्रैक्टिस। बोलता हूँ रुष्टि मान को क्रिकेट प्रैक्टिस हुई, हाँ प्रैक्टिस दी 5-6 के बच्चे। गाइस क्विक प्लीज, डोंट टॉक। हाँ याद है गाइस प्लीज गो थ्रू द फॉर्मेट। फॉर्मेट देखो, ये फॉर्मेट आपका फाइनल अकाउंट्स का बाइबल है, बाइबल। आप कोई भी एग्जाम से पहले ये फॉर्मेट और ये एडजस्टमेंट देख के जाओगे ना, आपका काम हो गया। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इसके बाहर का कोई आइटम आने वाला, सब में इतने सारे नहीं रहेंगे, 15 से 20 आइटम रहेंगे सब मिला के, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट सारे मिला के 20 आइटम रहते। तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कौन सा चीज किधर जाने वाला है। इनकम में मेरे को बोलो, ट्रेडिंग में कौन सा इनकम है? सिर्फ सेल्स, उसको जोड़ के सारा इनकम पीएनएल, समझा? ट्रेडिंग डेबिट में कौन सा खर्चा है? डायरेक्ट मीन्स परचेज और प्रोडक्शन, उसको छोड़ के सारा पीएल, इनडायरेक्ट वाला सारा पीएल। अभी बैलेंस शीट देख क्या है, टाइम पास कर रहा है, देख लिया फॉर्मेट है, कुछ डाउट? बोले एग्जाम बैलेंस शीट मैंने कल चिल्ला के 4 बार बोला, अगर आपको याद हो। बैलेंस शीट इज एन अकाउंट और अ स्टेटमेंट, नॉट अ लेजर अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट्स होते हैं, बिगेस्ट नॉमिनल अकाउंट, मम्मी पापा ऑफ नॉमिनल अकाउंट, याद है? छोटे सारे नॉमिनल ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रेडिंग और ट्रेडिंग भी बंद होके ट्रांसफर होता है, पीएनएल भी बंद होके ट्रांसफर होता है कैपिटल, बैलेंस शीट, याद है? अस्तित्व सारे नॉमिनल का खत्म हो जाता है ईयर एंड, ओके? ऑल नॉमिनल अकाउंट्स गेट शट डाउन एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बचता क्या है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बिकॉज दे हैव अ लाइफ ऑफ मोर देन अ ईयर। Where do we put the assets and liabilities? Balance sheet. Is balance sheet an account? No. So are these assets and liabilities getting transferred to balance sheet? No. Simply copy it down. एक लिस्ट बना रहे हो जिसमें आप एसेट और लाइबिलिटी को छाप रहे हो, कॉपी करके लिख रहे हो। लेजर में तो बैलेंस ही है, सुन रहे हो? ओ गाँव वालों सुनो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, लेफ्ट में लाइबिलिटीज, राइट में एसेट्स। पहले मैं एसेट साइड से शुरुआत करता हूं। एसेट साइड को अगर आप ब्रॉडली क्लासिफाई करो तो 4 हिस्सों में आप एसेट को डिवाइड कर सकते हो।
जो कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, वो अपने एसेट्स को ऐसे ही अरेंज करती हैं, इसको बोलते हैं मार्शलिंग। मार्शलिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। व्हाट इज दैट ऑर्डर? You write intangible assets first, then you write tangible fixed assets, then you write investments, financial assets, and then you write current assets. तीर्थ शाह, कुछ तकलीफ है आपको? Listen now. Intangible assets, then tangible fixed, then investments, then current. You know already all the examples of these assets. You have already done it. What are the intangible assets? Goodwill है, brand name है, patent है, trademarks हुए, copyrights. Tangible fixed assets. Fixed assets, buildings, machines, plants, furniture. Stock is a current asset. What is the criteria for fixed asset? Life is more than a year. यहाँ पे भी मोर देन अ ईयर, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर। ये नहीं सर, ये भी मोर देन अ ईयर, ये खाली लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर। ओके, इंटेंजिबल पता है ना आपको? नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, कंप्यूटर्स, लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, प्रेमाइसेस, प्लांट, मशीनरी, मोटर कार, मोटर वैन, डिलीवरी वैन, फिक्सचर्स, tools, loose tools, typewriters, office equipments, all these will come under tangible fixed assets. Is it clear? What are investments? Types of investments: shares, bonds, debentures, FD, okay, securities. These are all investments. What are current assets? Assets which have a life of 1 year or less. Stock, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, जो बचा हुआ स्टॉक है, माल, स्टॉक, आप कब बेचोगे? 10 साल बाद, विद इन अ ईयर। अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक, हाँ, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट, 1 ईयर से ज्यादा वाला, बट फाइनेंशियल, लिक्विडेटेड, एफडी हुआ, पैसे पड़े और कहाँ बिजनेस में नहीं डालना है तो शेयर्स में डाल देते हो, बॉन्ड्स में, वो सब फाइनेंशियल एसेट, इन्वेस्टमेंट्स। करंट एसेट में क्या क्या आता है? 1 साल से कम वाले एसेट, जो 1 साल के अंदर पैसा आ जाएगा। एग्जाम्पल स्टॉक, और क्या होता है? कैश इज अ टाइप ऑफ करंट एसेट. Will you keep that cash for 10 years as it is, or it will keep on changing the form? Keep on changing the form. वो तो पैसा ही है कैश, लेकिन 2-3 महीने में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. बैंक बैलेंस इज अ टाइप ऑफ करंट एसेट. डेटर्स, डेटर is a type of current asset. What are creditors? Like, वो बात में देख. Bills receivable are similar to debtors, current asset. Within 2-3 months you'll get the money. Prepaid expenses पता है आपको? 2-3 महीने में पैसा आ जाएगा, paid in advance, right? Income receivable पता है आपको? Income receivable 2-3 महीने में पैसा realize हो जाएगा. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब 1 साल से कम वाला इन्वेस्टमेंट. लॉन्ग टर्म वाला ये, शॉर्ट टर्म वाला ये. और बस देख लो, उधर लिस्ट दी गई है. गुडविल, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट. ठीक है, इंटेंजिबल से शुरुआत हो रही है. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रेमाइसेस. फ्री होल्ड लीज होल्ड में फर्क क्या है पता आपको? फ्री होल्ड का मतलब पूरा पैसा दे दिया, आपका ही, जिंदगी भर तक 3-5 जनरेशन तक आपका ही पैसा, आपका ही प्रॉपर्टी. लीज होल्ड मतलब लीज पे लिया, 25 साल, 30 साल, 50 साल, उसके बाद रिन्यू करवाना पड़ेगा, नहीं हुआ तो फिर रिटर्न करना पड़ेगा. 25-50 साल तक वो एसेट आपका है, तब तक आप ओनर. देन लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग, इक्विपमेंट, टूल, लूज टूल, मोटर व्हीकल, ये हुए टैंजिबल फिक्स. फिर इन्वेस्टमेंट्स, शेयर, सिक्योरिटी, डिवेंचर, एफडी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स. उसके बाद कैश से चालू होता है करंट एसेट. कैश, पेटी कैश. पेटी कैश इज ऑल्सो टाइप ऑफ करंट. छोटा कैश, बड़ा कैश, छोटा कैश.
Then bank balance, debtor, BR, closing stock, loan given. सर बैंक Loan given, but which loan given? Long term ki short term? Short term loan given. Loan given, huh? Not loan taken. What is loan taken? Loan given is an asset, sorry. लोन लिया है, पैसा लेना बाकी है. प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस गिवन इज ऑल्सो लाइक लोन. एडवांस आप क्रेडिटर्स वगैरह को देते हो, लोन आप थर्ड पार्टी को देते हो. इनकम रिसीवेबल, पैसा लेना बाकी है, काम हो गया, पैसा लेना बाकी है. देन दैट इज योर लिस्ट ऑफ एसेट्स. या बैंक बैलेंस कौन सा करंट एसेट. करंट एसेट ना करंट एसेट. इट विल चेंज द फॉर्म विद इन 1 year ना, won't remain fixed for long. तो कैश के जैसे ही बैंक है, कैश भी लिक्विड एसेट, करंट एसेट, बैंक भी लिक्विड करंट एसेट. सो व्हाट आर करंट एसेट्स? शॉर्ट टर्म एसेट्स. इसका यूज क्या होता है? करंट एसेट्स हेल्प यू टू रन द बिजनेस. अगर करंट एसेट ठप हो गया ना तो आपका बिजनेस भी ठप हो जाएगा. करंट एसेट्स मूविंग होना चाहिए. इट शुड फटाफट चेंज फॉर्म. कैश शुड बी कन्वर्टेड इनटू गुड्स. Goods should be converted, good stock should be converted to debtors should be converted to cash again, cash should be again converted to stock should be converted to debtors should be converted to cash, so that your cycle keeps on moving. पैसा आएगा, माल बेचोगे, debtors होगा, debtors से पैसा आएगा, वापस माल खरीदोगे, वापस conversion होना चाहिए फटाफट. That is what is current assets. फिक्स्ड एसेट्स दे हेल्प यू टू स्टेबलाइज द बिजनेस. स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, लॉन्ग टर्म का एक ढांचा, फ्रेमवर्क बना के रेडी करता है. फिक्स्ड एसेट्स के बिना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते. करंट एसेट्स के बिना बिजनेस कंटिन्यू नहीं रख सकते. समझा? तो अभी क्लास मुझे सेटअप करना है तो एसी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, फिक्सचर्स चाहिए, बोर्ड चाहिए. दीज आर ऑल माय फिक्स्ड एसेट्स. फिर रनिंग के लिए आई नीड कैश. मेरे बिजनेस में डेटर्स मतलब आप लोग ही मेरे डेटर्स हो. आप लोग जब फीस दोगे तब मेरा साइकिल चलेगा. आप लोग फीस लटका दोगे तो मेरा भी साइकिल अटक जाएगा. तो डेटर्स हुए, कैश हुआ, तो दैट इज माय साइकिल. सो इट शुड कीप ऑन मूविंग. कैश शुड बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक. अभी मेरे लिए स्टॉक स्टेशनरी का रहता है, तो कैश शुड बी कन्वर्टेड टू स्टॉक शुड बी कन्वर्टेड टू डेटर्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू कैश. दिस साइकिल शुड कीप ऑन मूविंग. गॉट इट? So the assets are what? Assets are आपका बिजनेस का इन्वेस्टमेंट जिसको आप बेच सकते हो, वैल्यूएबल आइटम्स. 4 टाइप के होते हैं, इंटेंजिबल, टैंजिबल, इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट एसेट्स. अब ये ऑर्डर फॉलो करना कंपनीज के लिए कंपलसरी है. आप ना भी करो तो भी चलेगा. 11th और 12th स्टैंडर्ड में ये ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं. कोई भी ऑर्डर में आप एसेट लिखो चलेगा, आपको सिर्फ पता होना चाहिए ये एसेट है या ये लायबिलिटी. बैलेंस शीट में कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो. मार्शलिंग इज नॉट कंपलसरी फॉर 11th एंड 12th.